हेलो बच्चों। बारिश की वजह से 7-8 दिन से ऑनलाइन नहीं आ पाए थे, लेकिन अब रेगुलर आएंगे। पिछला क्लास में पढ़ाए थे क्लास 10th का साइन, जिसमें रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कर रहे थे। तो उसी को आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हम लोग, ये क्वेश्चन है मेरा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए और अभिक्रिया के प्रकार लिखिए। इसको क्या करना है, ये समीकरण को संतुलित करना है और संतुलित करने का बाद बताना है हमको कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है मेरा वह है पोटासियम ब्रोमाइड। और ये जो एक्यू लिखा है एस लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो है कि कौन सा एक्वस में इसका अवस्था दर्शाना है। कोई अगर भौतिक अवस्था में मतलब सॉलिड में है तो उसको एस दिखाएंगे, जो लिक्विड में एल दिखाएंगे, जो गैस में है उसको जी दिखाएंगे, जो आपका जाके एक्वस में है उसको हम लोग एक्यू दिखाएंगे, जलीय विलयन। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है मेरा, ये है मेरा पोटासियम ब्रोमाइड। तो पोटासियम ब्रोमाइड का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो पोटासियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है मेरा KBr। तो ये है मेरा पोटासियम ब्रोमाइड, ये है आपका एक्वस में। इसको रिएक्शन कराया है बेरियम आयोडाइड के साथ। तो बेरियम आयोडाइड BaI2, बेरियम आयोडाइड, ये है आपका एक्वस में। जब ये दोनों रिएक्शन करती है तो देखिए आपका बनाया है पोटासियम आयोडाइड। तो पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला होगा Ki, ये है आपका जाके एक्वस में, प्लस क्या है बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम ब्रोमाइड है BaBr2, ये है आपका सॉलिड में। तो ये सबसे हम लोग लिख दिए हैं, ये हम लोग इसको समीकरण को लिखे हैं। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तीर चिन्ह से पहले देखिए, आप तीर चिन्ह से बाद देखिए। तो पोटासियम की संख्या देखिए यहाँ पर एक है, इधर एक है। यहाँ पे ब्रोमीन की संख्या जो है एक है, यहाँ पे देखिए ब्रोमीन की संख्या 2 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो पोटासियम भी मेरा 2 हो गई। तो ये जो पोटासियम है इसको भी क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कितनी होगी यहाँ पर मेरा 2। और तीर चिन्ह से पहले भी देखिए आई की संख्या 2, और यहाँ पे Ba की संख्या 1 है, यहाँ पर भी Ba की संख्या 1 है बेरियम की। तो ये समीकरण आपका जाके संतुलित हो गया। अब आप लोगों को हम पिछला ही क्लास में बताए थे कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो पोटासियम है, पोटासियम क्या कर रहा है, इस आयोडीन को लेके यहाँ पे बना रहा है, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये जो Br है, यहाँ पे आपका जो है बेरियम, इसको लेकर यहाँ पे बना रहा है। तो ये एक के इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और Br Ba के साथ कर रहा है। तो एक्सचेंज कर रहा है दोनों आपस में, और दोनों जब आपस में एक्सचेंज करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट ये मेरा सॉलिड अवस्था में है। जिंक कार्बोनेट जब टूटकर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखिए कि जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3। तो जिंक कार्बोनेट जो टूटेगा तो बना रहा है मेरा जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला है ZnO, ये है आपका जाके सॉलिड में ठोस अवस्था में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है CO2, ये है आपका जाके गैस अवस्था में। तो यहाँ तक समीकरण लिख लेने के बाद हम लोग को देखना है ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए Zn की संख्या 1 है, तीर चिन्ह के बाद देखिए Zn की संख्या 1 है। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। मतलब ये जो मेरा समीकरण है ये मेरा ऑलरेडी संतुलित है। आप लोग बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये आप लोगों का है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया हम पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुके थे कि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण होगा, उसी हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है वियोजन अभिक्रिया।
अब देखिए आप तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिख देना है, प्लस हाइड्रोजन के पास कौन सी अवस्था है, देखिए गैस, प्लस क्लोरीन है तो क्लोरीन को लिखेंगे Cl2, ये भी है आपका गैस। ये दोनों अभिक्रिया करके बना रहा है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl बना दिया है, ये है आपका गैस का। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि H2 है और यहाँ पे Cl2 है, तो दोनों में H2 भी 2 है और यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये समीकरण जो है आपका संतुलित हो गई। अब संतुलित होने के बाद आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोगों को पढ़ाए थे हम कि संयोजन अभिक्रिया में कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका अभिक्रिया है कौन सा, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब चौथा देखिए कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को सबसे पहले लिखिए यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड में, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, ये है आपका एक्वस में। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगी तो आपका बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के MgCl2, ये है एक्वस में, प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को लिखेंगे H2, ये है आपका गैस। तब इसको संतुलित कीजिए। तीर चिन्ह से पहले देखिए मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है। इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। क्लोरीन की संख्या देखिए 2 हो गई और इधर भी 2 हो गई। अब आप लोग बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। आप लोगों को हम पढ़ाए थे विस्थापन अभिक्रिया में कि कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है, मतलब रासायनिक समीकरण संतुलित करने के संबंध में सारा क्वेश्चन लगभग हम बता चुके हैं। 2-4 क्वेश्चन अगर इधर उधर छूट भी गया हो तो आप लोग थोड़ा सा किताब से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम जो है एक सक्रिय धातु है, मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है, वो वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया कर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेती है। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेने के बाद वह आसानी से नहीं जल पाती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ किया जाता है। देखिए इसका आंसर, मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है, जो इसकी सतह पर ही जमा हो जाती है, जिससे यह रिबन आसानी से नहीं जल पाती है। इसलिए इस रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। तो देखिए ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर है लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कॉपर सल्फेट के जल्य विलयन में लोहा का कील डालने पर लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो इक्वेशन लिखे हैं समीकरण, ये है लोहा को कॉपर सल्फेट का विलयन में डाले हैं। जैसे ही इसका विलयन में डाले हैं तो ये जो लोहा है कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है। ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण ये जो कॉपर को विस्थापित कर देता है, बाहर कर देता है, और ये कॉपर का स्थान को ले लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में भी दिखाए हैं, ये आपका जो बीकर है,
बीकर में क्या कर रहे हैं, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और इस विलयन में जैसे ही लोहा को डाले हैं, ये Fe जो लेकिन Fe लोहा है और धीरे धीरे कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिसके कारण विलयन का जो रंग है वह बदल जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। इसका मतलब कि वियोजन अभिक्रिया का एक एक ऐसा उदाहरण लिखना है जिसमें आपका जाके ऊष्मा, एक में प्रकाश और एक में आपका विद्युत का उपयोग करते हुए उसका समीकरण को लिखना है। तो ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा समीकरण वैसा है। तो पहला जो है हम लिख रहे हैं ऊष्मा में। ऊष्मा में कौन सा अभिक्रिया है जिसमें हम ऊष्मा डालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि वियोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का रूप में निर्माण करता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में कि जो रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद जो बन रहा है, मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों का मूल गुण जो है अलग होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि पहला ऊष्मा के रूप में लिखेंगे तो करें रिएक्शन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम लोग ऊष्मा डालेंगे तो आपका टूट जाएगा CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया मेरा ऊष्मा के रूप में, यहाँ पे ऊष्मा दे दिए। दूसरा जो है प्रकाश, तो प्रकाश के रूप में हो जाएगा आपका AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही हम लोग सूर्य की प्रकाश डालेंगे, जैसे इसमें सूर्य की प्रकाश डालेंगे तैसे ही आपका जाके ये तोड़ देगा Ag प्लस Br2, सिल्वर प्लस ब्रोमीन में तोड़ देगा। तो इसको ये जो है संतुलित नहीं है, इसको संतुलित कर लीजिए, 2 से गुना कर दिए, 2 से यहाँ पर गुना कर दिए। तो ये आपका जाके दूसरा रिएक्शन हो गया। सबका एक एक उदाहरण मांगा है। तीसरा उदाहरण देखिए आप यहाँ पर विद्युत के रूप में। तो ये जो जल है H2O जल है, अगर जल को हम विद्युत अपघटन कराएंगे, उसमें करंट देंगे, विद्युत अपघटन, जैसे उसमें हम करंट देंगे तो ये आपका तोड़ देगा H2 प्लस O2 में। तो इसको भी संतुलित कीजिए, 2 से यहाँ पर भी गुना कर दिए, तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर दिए। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया का एक एक तीनों का हम उदाहरण दे दिए, समीकरण दे दिए है, जिसमें ऊष्मा का जरूरत पड़ा है, जिसमें प्रकाश की जरूरत पड़ा है, जिसमें विद्युत अपघटन किए हैं। ठीक, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखे हैं कि हम जानते हैं कि सभी जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देती है, अर्थात शोषण अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। अतः शोषण अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब समझिए कि जैसे हम लोग कोई भी भोजन करते हैं, तो भोजन जो करते हैं वह है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट। वह कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ग्लूकोज का रूप में टूटती है, और ग्लूकोज का रूप में टूटने के बाद हम लोग को एनर्जी मिलती है। इसलिए शोषण अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं कि जिसमें ऊष्मा निकलती है, उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। एग्जाम्पल में देखिए, ये है मेरा ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे H2O जल, और हमें ऊर्जा देती है। यही ऊर्जा हम लोग
आगे कोई भी काम करते हैं तो उसमें यूज होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।